नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। सितंबर के फर्स्ट वीक में जो भी करंट अफेयर बना है, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट, बुक ऑथर और इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ आप ये मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 डेज़ का यहाँ पर करंट अफेयर इन टॉपिक का मैंने कवर किया हुआ है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आपको वीडियो अच्छी लग जाए तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली इम्पॉर्टेंट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आपको जो एक करंट अफेयर है, अगर सितंबर के फर्स्ट 9-10 डे से मिले इन टॉपिक से, तो आपको यहीं से मिलेगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। और पीछे जो हमने कराया है करंट अफेयर, उसमें बहुत सारा करंट अफेयर ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसीलिए अगर आपके एग्ज़ाम अगले 6 महीने के अंतर्गत है तो आप रेगुलर वीडियोस को फॉलो कीजिएगा, जिससे कि आपका करंट अफेयर की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यहाँ पर याद भी साथ साथ हो जाएगा, ये आपको गारंटी दे सकते हैं। जैसे कि अब पहले टॉपिक का पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर की यहाँ पर बात करेंगे। नेशनल करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन ये है कि RRTS कॉरिडोर बन रहा है। RRTS का मतलब क्या है आपको बता दूं, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बन रहा है, जो कि दिल्ली से लेके मेरठ को जोड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे यात्री मेरठ से दिल्ली आते हैं काम करने के लिए, फिर दोबारा जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है जो लोकल ट्रेन्स वहाँ पर चल रही हैं। और साथ साथ लोग गाड़ी लोकल ट्रेन के ऊपर चढ़कर आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पर पैदा हो रही हैं, सिस्टम को मैनेज नहीं किया जा पा रहा। इसीलिए सरकार ने उनके टाइम को बचाने के लिए और साथ साथ जो कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए RRTS मतलब कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को डेवलप किया है। नेशन का ये पहला है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या अपडेट आई है, अपडेट ये आई है कि यहाँ पर ऐप बेस्ड सिस्टम कि जो टिकटिंग सिस्टम है उसको लॉन्च किया गया है। मतलब यहाँ पर टोकन वगैरह जो मेट्रो में मिलते हैं, टोकन लो, उसे टच करो और फिर जाओ, वो वाले सिस्टम को यहाँ पर नहीं चलाया जाएगा। यहाँ पर ऐप बेस्ड टिकटिंग सिस्टम को चलाया जाने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, रिसेंटली का अपडेट है, अभी काम चल रहा है, जब कंप्लीट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपको मालूम होगा आगे क्वेश्चन भी है, कि राजपथ का नाम चेंज किया है, कर्तव्य पथ रख दिया। अब कर्तव्य पथ में ही क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने होलोग्राम के जरिए जनवरी के महीने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है उसको स्थापित किया था उस टाइम पर। लेकिन अब क्या हुआ है, मूर्ति बन गई। अब मूर्ति बन गई मतलब स्टैचू डेवलप हो गया, तो उसको अनवील भी किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किनका स्टैचू है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू है, ध्यान रखना है, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो स्टैचू है उसको अनवील किया है। याद रखिएगा, कर्तव्य पथ जिसका नाम रखा गया उस वहीं पर ये लोकेटेड है, ठीक है, तो याद रहेगा, उम्मीद करता हूँ। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, पहली LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, क्या लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जो ट्रक की फैसिलिटी है भारत में स्टार्ट हुई है। देखिए, पहले टोयोटो ने एक इलेक्ट्रिक कार बनाई थी, हाइड्रोजन वाली कार, उसको डेवलप किया था। वो अभी रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि हाइड्रोजन से बनी हुई कार किस कंपनी ने बनाई, कहाँ, किस मिनिस्टर ने लॉन्च की, तो नितिन गडकरी जी थे। यहाँ पर भी बात कर लूँ कि एक ऐसा ट्रक बनाया गया है जो LNG बेस्ड होगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलने वाला ट्रक होगा। आपको बता दूं, ये भारत का पहला है जो ब्लू एनर्जी को प्रमोट कर रहा है, मतलब ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहा है। और साथ साथ इसको बनाया किसने है, ब्लू एनर्जी के द्वारा बनाया गया है। और आपको बताऊं, इसको लॉन्च किसने किया है, तो नितिन गडकरी जी के द्वारा इस ट्रक को लॉन्च किया गया। आप इनकी यहाँ तस्वीर देख सकते हैं। तो ये जो भारत के ग्रीन प्रोजेक्ट है उसको प्रमोट करते हुए भारत में जो पॉल्यूशन के विरुद्ध काम करने की कोशिश की जा रही है उसमें एक अहम योगदान इसका होगा। इसकी कंपनी का नाम याद रखिएगा, ब्लू एनर्जी मोटर्स इसकी कंपनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन वही है कि राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा गया। आपको बता दूं,
राजपथ जो कि राष्ट्रपति भवन से लेकर विजय चौक से होते हुए इंडिया गेट तक जो रोड जा रही है, उस रोड का नाम था राजपथ। अब उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रख दिया गया। रीज़न ये है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर 76 इंडिपेंडेंस डे पर उन्होंने ये भाषण में कहा था कि हम जितनी भी कॉलोनियल यादें हैं उनको कम करेंगे, मतलब हम किसी के गुलाम रहे हैं उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। उसी में एक ये स्टेप है कि राजपथ का नाम अब चेंज करके कर्तव्य पथ रख दिया जाए, जो कि कॉलोनियल याद को भुलवाने में थोड़ी सी मदद करेगा। तो उसी में एक स्टेप उठाया गया है, याद रखने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट फीमेल स्टाफ, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फीमेल स्टाफ्स हैं उनको 60 दिन का मैटरनिटी मतलब जब बेबी प्रोड्यूस होता है उस टाइम पर वो लीव प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा। अगर मान लीजिए अर्ली स्टेज पर बेबी की डेथ हो जाती है तो, मतलब पहले क्या था, पहले जो ये टाइम पीरियड थे 42 डे के आसपास था, लेकिन और वो डिपेंड करता है कि फीमेल पर कि वो लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती, ऑलमोस्ट सभी लेती थी। यहाँ पर जो मैटरनिटी लीव है इसको 60 दिन का कर दिया गया है। अगर, और ये सिर्फ सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए नहीं है, फीमेल्स ऑफिसर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फीमेल्स हैं उनके लिए ऐसा किया गया है। याद रखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ना जो फीमेल्स हैं उनको 60 दिन का मैटरनिटी अगर डेथ होती है तब उनको दिया जाएगा, जिससे कि उनको मानसिक तनाव से बाहर आने में मतलब मदद करेगी। कि मतलब मान लीजिए कुछ उनके घर में हुआ, उसके बाद उनको डायरेक्टली जॉब पर आना है तो थोड़ा सा मानसिक तनाव ज़्यादा हो जाता है। इसको कम करने के लिए, इसको देखते हुए सरकार ने ये स्टेप उठाया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, होम मिनिस्ट्री जो कि अमित शाह जी के द्वारा संभाली जा रही है, उन्होंने लास्ट ईयर एक आयुष कार्ड लॉन्च किया था। लास्ट ईयर जब उन्होंने लॉन्च किया, बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी गया कि जो आयुष कार्ड है, CAPF आयुष कार्ड, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो वो किसके द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब अमित शाह जी ने CAPF ई आवास को लॉन्च किया है। वहाँ पर आयुष था, हेल्थ से रिलेटेड CAPF के लिए मतलब सुविधाएं वहाँ पर लॉन्च की गई थी। यहाँ पर CAPF ई आवास को लॉन्च किया गया, दिल्ली में लॉन्च किया गया है, अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें जो CAPF के जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ हैं उनको आवास प्रोवाइड कराया जा सके, जिससे कि उनके रहने की सुविधा हो सके आसानी से। तो याद रखिएगा, यहाँ पर होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च हुआ है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा ई समाधान पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा, इसमें स्टूडेंट और जो टीचर्स की प्रॉब्लम होंगी, जो भी प्रॉब्लम है उनको वहाँ पे देना पड़ेगा, मतलब रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। उस प्रॉब्लम को यहीं से वन प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी UGC के द्वारा। तो याद रखिएगा, स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है और जो प्रॉब्लम टीचर्स की है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है, जो उनकी पर्सनल और वहाँ पर जो काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज़ की ज़रूरत है जिससे कि उनका काम आसान हो सकता है, वो सारी प्रॉब्लम की रिक्वेस्ट वहाँ वो डाल सकते हैं और उसी प्लेटफॉर्म पे उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। किसकी, UGC के द्वारा। UGC के द्वारा ई समाधान पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए। और स्टूडेंट्स को जो रैगिंग वगैरह होती है उसमें भी यहाँ पर मतलब अगर प्रॉब्लम होती है उनको तो ग्रीवेंस डाल सकते हैं, प्रॉब्लम को अपनी बता सकते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। आगे बात करें तो UGC की यहाँ बात हुई है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो आपको बता दूँ, इसको फाउंड किया गया था 1956 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन संविदाता MJ कुमार, याद कर लीजिएगा, जगदेश कुमार। ठीक है, मामीदाला जगदेश कुमार। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल वेस्ट बंगाल के नादिया में ओपन किया गया। वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी जी वहाँ पर लीड कर रही हैं। याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल में नादिया में वर्ल्ड का, दुनिया का लार्जेस्ट टेम्पल ओपन किया गया है। अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया, तो आपको बता दूं, इस कौन के द्वारा, मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा इसे लॉन्च मतलब डेवलप किया गया। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, एक बार नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड लेवल पर एक बात बोल दी थी। क्या बोल दी थी,
कि हम क्या ऐसी मशीनें बना सकते हैं जिससे कि वाटर में जो एयर में जो पानी है, वाटर है, उसको हम किसी मशीन से मतलब एब्जॉर्ब करवाएं और पानी निकल के आता रहे। हमें मतलब पानी की कमी को हम इससे रोक सकते हैं उन जगहों पर जहां पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। बिल्कुल उस टाइम पर बहुत मजाक बना था उनका, लेकिन अब ऐसी ही एक मतलब मशीन को इंस्टॉल किया गया है जिसका नाम है मेघदूत। मेघदूत मशीन इस प्रकार की मशीन होगी जो कि एयर में जो वाटर वेपर्स होंगे उनको वाटर में कन्वर्ट करते हुए ये दिख रही होगी। और ये कहाँ पर, मुंबई डिवीज़न में इसको लॉन्च किया गया। मुंबई डिवीज़न के अलग अलग स्टेशंस पे इसको सेटअप किया गया है। अगर ये सक्सेसफुल होता है, और सक्सेसफुल होगा ही, सक्सेसफुल होता है तो इसको अलग अलग डिवीज़न में भी लॉन्च करने की कोशिश की जाएगी। टोटल रेलवे के इस समय पर 73 डिवीज़न्स हैं। जोन कितने हैं? 18। 73 डिवीजन्स हैं, ये भी याद रखिएगा। मुंबई डिवीज़न में एक कार्यक्रम हुआ है तो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है मेघदूत। क्या नाम है? मेघदूत। और इसको किसके द्वारा, किसके द्वारा, रेलवे के साथ साथ किसने इसको डेवलप करने की कोशिश की है? तो मैथ्री एक्वाटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया। रेलवे भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक, अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहला अर्थक्वेक मेमोरियल को लॉन्च किया। आपको बता दो 2001 या 2002 के आसपास, इस पीरियड में 2001 में, जनवरी 2001 में अर्थक्वेक आया था। बहुत सारे लोगों की वहाँ पर डेथ हुई, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 12,000 लोग, 12,000 लोग से ज़्यादा यहाँ पर लॉस हुए थे, प्रॉब्लम्स हुई थी। तो आपको बता दूं उनकी याद में ही एक अर्थक्वेक मेमोरियल को डेवलप किया गया। और ये काम हुआ कहाँ था? ये गुजरात में हुआ था। तो गुजरात में ही जो नरेंद्र मोदी जी ने पहला अर्थक्वेक मेमोरियल, जिसका नाम स्मृति 1 रखा गया है, उसको लॉन्च किया गया। भुज में ये हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं, इनका नाम भी याद रखिए। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, याद रखना है। तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा। पहला जो अर्थक्वेक मेमोरियल है कहाँ पर डेवलप हुआ? भुज में, गुजरात में ये अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग। आपको पता है हमारे भारत देश की थिंक टैंक है ये नीति आयोग, जिसने हरिद्वार को बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया घोषित किया है। बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हरिद्वार को घोषित किया गया नीति आयोग के द्वारा। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी मतलब रिसेंटली में बना था, और वो अभी रिसेंटली में जो रेलवेज के एग्जाम चल रहे हैं वहाँ पर पूछ भी लिया गया। कौन सा क्वेश्चन है? तो आपको बता दूं कि एससीओ ने रिसेंटली में कल्चरल कैपिटल घोषित किया है भारत की एक सिटी को। किसको? वाराणसी को। वाराणसी को कल्चरल कैपिटल घोषित किया है किसने? एससीओ ने। मैंने आपको पढ़ाया है, और वो क्वेश्चन अभी रिसेंटली में पूछा गया। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात की जाए यहाँ पर नीति आयोग की, तो नीति आयोग को 2015 में डेवलप किया गया था योजना आयोग की जगह पर, और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही इसके चेयरपर्सन होते हैं। सुमन बेरी नए नवेले बने हुए यहाँ पर वाइस चेयरपर्सन हैं, और परमेश्वरन अय्यर सीईओ के पद पर काम कर रहे हैं। आगे बात करें, अब बात होगी इंटरनेशनली करंट अफेयर से रिलेटेड। जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनकी यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वोल्कर टर्क, कौन? वोल्कर टर्क, जो कि यूएनएचआरसी के, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट के चीफ बनाए गए हैं। याद रखिएगा, वोल्कर टर्क। इन्होंने ये है कहाँ के? तो ये ऑस्ट्रिया के हैं, और इन्होंने जगह ली है वेरोनिका मिशेल बेकेलेट जेरिया, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से? चिली से। कहाँ गए? ये लिखा, चिली के पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा, यूएनएचआरसी के नए हेड बने हैं कौन? वोल्कर टर्क। इसको 1993 में डेवलप किया गया। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन, सुएला बेवरमैन यूके की नई होम सेक्रेटरी बनी है। याद रखिएगा, भारत से हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनका नाम आप याद रखेंगे, फोटो इनकी साइड में आप देख सकते हैं, सुएला बेवरमैन, जो कि आपको पता होगा कि रिसेंटली में यूके में चुनाव किया गया किसका? नए प्राइम मिनिस्टर का। जो कि नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? लिज ट्रस्ट बन गई हैं नई प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने अपनी मंत्रिमंडल में
होम मिनिस्ट्री दी है किसको? सुएला बेवरमैन को। भारत से ये बिलोंग करती हैं, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है कि भारत के ऋषि सुनक जो कि लिज ट्रस से हार कर प्राइम मिनिस्टर की रेस से बाहर हो गए। यूके के प्राइम मिनिस्टर का चुनाव था जिसमें सबसे बड़ी टक्कर थी ऋषि सुनक और लिज के बीच में। इनमें से लिज ट्रस के द्वारा ये चुनाव जीत लिया गया और यूके की ये नई प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऋषि सुनक यहाँ पर हारे हैं और 2000 वोटों से ये जीत गई हैं। यहाँ पर यूके की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम 4 देशों का ये समूह है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड। प्राइम मिनिस्टर यूके की नई बनी है लिज ट्रस। लंदन इसकी कैपिटल है। पार्लियामेंट यहाँ की लेजिस्लेचर को कहा जाता है और पाउंड स्टर्लिन यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, साउथ कोरिया का अभी तक का एक रिकॉर्ड था। क्या रिकॉर्ड था? कि लोएस्ट फर्टिलिटी रेट कहाँ पर है दुनिया में? तो आप कहोगे साउथ कोरिया में। अब यहाँ पर साउथ कोरिया ने दोबारा से अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो साउथ कोरिया ने जो ये रिकॉर्ड तोड़ा है, इसमें आपको बता दूं, इन्होंने 0.3 मतलब 0.03 की जो चाइल्ड प्रोडक्टिविटी है उसको कम कर दिया है। तो याद रखिएगा, इस बार का भी लोएस्ट फर्टिलिटी रेट का जो रिकॉर्ड है वो किसके पास है? साउथ कोरिया के पास है। ध्यान रखेंगे, अपने ही रिकॉर्ड को पीछे किया है इन्होंने। आगे बात करें तो यहाँ पर साउथ कोरिया की बात कर लें। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दो एक देश हैं, इनके बीच में एक लाइन से ये अलग है। वो लाइन आपसे पूछ ली जाती है, उस लाइन का नाम है 38 डिग्री पैरेलल। लेकिन साथ साथ सारी लाइनों को जो इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। भारत और चाइना के बीच की जो लाइन है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मैकमोहन लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन को क्या कहते हैं? डुरंड लाइन। कनाडा और यूएसए की बीच की लाइन को क्या कहते हैं? तो 49 डिग्री पैरेलल। याद रखिएगा, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर हैं यान डुक सू और प्रेसिडेंट है यून सुक येओल। याद रखिएगा, ये अभी रिसेंटली में अपॉइंट हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें, अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। स्पोर्ट्स में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बीसीसीआई के साथ पार्टनरशिप हुई है। पार्टनरशिप किस चीज़ की हुई है? कि मास्टर कार्ड अब जितने भी टाइटल हैं, मतलब स्पॉन्सरशिप टाइटल है, उसका राइट ले चुका है बीसीसीआई से। चाहे वो गेम इंटरनेशनल हो, चाहे वो डोमेस्टिकल गेम हो, डोमेस्टिकल मैचेस हो, वहाँ पर मास्टर कार्ड अब टाइटल स्पॉन्सर बन गया है बीसीसीआई का। याद रखिएगा, बीसीसीआई की बात करें तो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली ये बॉडी है। इसको फाउंड किया गया था 1928 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस समय पर इसके प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हैं, सेक्रेटरी जय शाह हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट इसके साथ जुड़कर एक स्पोर्ट्स का एक इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ मिलकर इन्होंने क्या डेवलप किया है? स्मार्ट बॉक्सर डेवलप किया है। एक एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी का परफॉर्मेंस एनालाइज करना है तो वो क्या करेगा? वो किसी कोच से कहेगा देखो मैं ऐसे परफॉर्म करता हूँ, बताओ मेरी प्रॉब्लम। वो कहेगा ठीक है करो। तो कोच अगर थोड़ा सा मतलब ध्यान ना दे तो वो परफॉर्मेंस को सही से एनालाइज ना कर पाए तो दिक्कत हो सकती है। प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस रियल मैचों में नहीं कर पाएंगे। इससे क्या है, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। किसने? आईआईटी मद्रास और इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो कि कर्नाटका में अवेलेबल है। इन दोनों ने एक स्मार्ट बॉक्सर को डेवलप किया है जो कि एक एनालिटिक प्लेटफॉर्म है। इसमें जितने भी मतलब बॉक्सर्स को अपनी एक्सीलेंस को जांचने का एक मौका मिलेगा इस प्लेटफॉर्म से। जो भी कमी होगी उसको सुधार कर दोबारा से जांच कर लेंगे, जिससे कि 2024 में जो ओलंपिक पेरिस फ्रांस में होने वाला है, समर वाला ओलंपिक, वहाँ पर बॉक्सिंग से बहुत सारे मेडल एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं अगर इस प्लेटफॉर्म से लोग तैयारी करते हैं, इस प्लेटफॉर्म से लोग अपने आप को ट्रेन करते हैं। तो ऑलरेडी वो ट्रेंड है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो खामियां हैं, जो मेडल से ज़रा से चूक जाते हैं, उसमें मदद मिलेगी इस प्लेटफॉर्म से। तो याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास
और इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा यहाँ पर पार्टनरशिप हुई है, जिससे स्मार्ट बॉक्सर एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया। हल्के में मत लीजिएगा इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, कोई भी ऐसा क्वेश्चन मैं लेता ही नहीं हूँ जो इंपॉर्टेंट ना हो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही मैं यहाँ पर उठाता हूँ। अगला क्वेश्चन, जो अभी रिसेंटली में डच की ग्रैंड प्रिक्स ऑर्गेनाइज कराई गई। ग्रैंड प्रिक्स का मतलब कारों की रेस को ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसे मैक्स वर्स्टप्पन नीदरलैंड के प्लेयर हैं, इनके द्वारा जीत लिया गया। बहुत ज़्यादा मतलब बेहतरीन प्लेयर है मैक्स वर्स्टप्पन, याद रखिएगा। ये रेडबुल चलाते हैं और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। डच की फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 को ये जीत चुके हैं। अब कितनी सारी रेसें जीते हैं आप इस पूरे स्लाइड में देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी की सारी जो रेस होती हैं उनमें सबसे बड़े दावेदार यही बनकर निकलते हैं। कुछ रेस को छोड़ दो, 5 रेस को छोड़ दो पूरे साल की, बाकी सारी की सारी रेस इन्होंने ही जीती है। अब वो 5 कौन सी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स कनेडियन अजरबैजान, ये रिपीट हो गया। मियामी और फ्रेंच, ये अभी तक की नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। हंगेरियन और बेल्जियम की ग्रैंड प्रिक्स को भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। बाकी रेस की बात की जाए तो यहाँ एक है सेज, यहाँ पर लिखा नहीं है। स्पेन की ग्रैंड प्रिक्स जो हुई थी उसको सेज के द्वारा जीता गया है, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है, वो मैं भी स्किप हो गया। बात करें अगले प्लेयर की तो सर्जियो पेरेस, क्योंकि 5 रेस है ना जो इन्होंने नहीं जीती और किसी ने जीती है, तो सर्जियो पेरेस मैक्सिको के प्लेयर है, मोनाको की ग्रैंड प्रिक्स को जीते। ऑस्ट्रेलियन और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को चार्ल्स लेक्लेयर जो कि मोनाको के प्लेयर हैं उनके द्वारा जीत ली गई, और साथ साथ बहरेन ग्रैंड प्रिक्स को भी चार्ल्स लेक्लेयर ने ही जीता है, याद रखिएगा। और एक है सेज जिन्होंने स्पेन की कारों की रेस जीती है। अगला क्वेश्चन, 36 नेशनल गेम, अभी आपको पता है 36 जो नेशनल गेम है वो गुजरात में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, तो उसका मस्कट और एंथम किसके द्वारा लॉन्च किया गया आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपने पढ़ नहीं रखा है तो 100% आप क्या करेंगे, आप अनुराग ठाकुर जी को लगा देंगे, क्योंकि अनुराग ठाकुर जी इस समय पर स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं और ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री भी वो संभाल रहे हैं। दिमाग में उनका ही नाम आता है, क्योंकि स्पोर्ट्स संभाल रहे हैं, वही आके लॉन्च कर देते हैं। लेकिन आपको बता दूं, अमित शाह जी के द्वारा मस्कट और एंथम 36 नेशनल गेम का लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। यहां पर मस्कट की बात करें तो सवाज, क्या है, सवाज इसका नाम है। और अगर यहां पर थीम की बात करें तो एक भारत श्रेष्ठ भारत इसकी थीम रही है। नेशनल गेम 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक ऑर्गेनाइज कराया जाएगा अहमदाबाद में, याद रखिएगा। अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर, इन सिटीज़ में अभी ऑर्गेनाइज कराने की घोषणा की गई है। बाद में हो सकता है अगर कहीं पर दिक्कत हो तो चेंज कर दिया जाए, लेकिन अभी यहीं पर इनको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो याद रखिएगा, एंथम और मस्कट हमें हमारे होम मिनिस्टर और साथ साथ कॉरपोरेशन के मिनिस्टर उनके द्वारा लॉन्च की गई, जिनका नाम अमित शाह है। अगला क्वेश्चन, लेह में बाइसिकल वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कराया गया। माउंटेन बाइसिकल वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कराया गया, जो कि पहली बार ये ऑर्गेनाइज हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। लद्दाख के लेह में ये ऑर्गेनाइज हुआ है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। भारत की एक यूनियन टेरिटरी है, वहां पर ये ऑर्गेनाइज हुआ है, माउंटेन बाइसिकल वर्ल्ड कप, ठीक। अगला क्वेश्चन, अपेक्षा फर्नांडिस पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने जूनियर वर्ल्ड फाइनल में, जो स्विमिंग का जूनियर वर्ल्ड फाइनल है वहां पर इन्होंने प्रवेश किया है। तो याद रखिएगा, जो जूनियर वर्ल्ड फाइनल है उस पर इन्होंने प्रवेश किया, भारत की हैं अपेक्षा फर्नांडिस। आपको बता दूं, इन्होंने 200 में एक 200 की जो बटरफ्लाई स्विमिंग होती है उसमें इन्होंने रिकॉर्ड भी बना दिया है। क्या रिकॉर्ड है, तो पहले रिकॉर्ड था 2 मिनट 19.14 मिली सेकेंड, लेकिन इनका रिकॉर्ड हो चुका है 2 मिनट 18 मिली सेकेंड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अपेक्षा फर्नांडिस का नाम याद रखना है। इन्होंने जूनियर वर्ल्ड फाइनल में जो बटरफ्लाई की होती है उसमें इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया और पहली ऐसी वुमेन बनी जो फाइनल पर पहुंची है।
आगे बात करें, अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनकी ऑर्गेनाइजेशन की स्टैटिक जीके भी जान लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि दिनेश कुमार बत्रा, कौन? दिनेश कुमार बत्रा सीएमडी बने हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के। याद रखिएगा, दिनेश कुमार बत्रा इनका नाम है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ये भेल के भेल कह रहा हूँ बेल के, बेल और भेल अलग अलग है, बेल के ये बने हैं कौन? सीएमडी। याद रखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को फाउंड किया गया था 1954 में। अगला क्वेश्चन, इंडिया एफएमसीजी कंपनी पिंटोला, पिंटोला जो कंपनी है जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की एक कंपनी है, इसने सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सुनील छेत्री भारत के फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और इनको अभी रिसेंटली में भारत का बेस्ट प्लेयर भी चुना गया, मतलब बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी इनको मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, इनका नाम पूछा जा सकता है। तो ये पिंटोला कंपनी जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की एक कंपनी है, उसके ये बने हैं ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन, इंडिको, इंडिको जो कि एक हमारी एविएशन इंडस्ट्री की कंपनी है, उसके पीटर एल्बर्स अब नए सीईओ बन जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, पीटर्स एल्बर इंडिको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेंगे। अगर बात की जाए इंडिको की, तो इंडिको का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। 2006 में इसे फाउंड किया गया था। किसके द्वारा? तो राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल के द्वारा इसे फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, संजय वर्मा भारत के लिए कनाडा में हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए। कौन? संजय वर्मा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। संजय वर्मा, जो संजय कुमार वर्मा इनका पूरा नाम है, ये अगले कमिश्नर होंगे, हाई कमिश्नर होंगे। कहाँ पर? कनाडा में, भारत के लिए। अभी कौन है? तो अंशुमान गौर इस समय पर हाई कमिश्नर के पद पर काम कर रहे हैं कनाडा में। अगला क्वेश्चन, किच्चा सुदीप, आप इनको जानते होंगे, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया फिल्में बनाई हैं। एक फिल्म मक्खी है इनकी, जो कि मैंने देखी हुई है इसलिए मुझे याद है। तो किच्चा सुदीप पुण्यकोटि दत्तू योजना के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। याद रखिएगा, पुण्यकोटि दत्तू योजना जो कि कैटल फार्मिंग से रिलेटेड एक स्कीम है और उसको कर्नाटका गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसको किच्चा सुदीप के द्वारा प्रमोट किया जाएगा। मतलब इसकी बेहतर चीज़ों को बताया जाएगा जिससे कि इसका प्रमोशन हो सके। तो किच्चा सुदीप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं डीवाई चंद्रचूड़ को चेयरमैन बनाया गया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन कौन बने हैं? डीवाई चंद्रचूड़। यहाँ पर इनकी तस्वीर है, याद रखने की कोशिश करेंगे। नालसा इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, नालसा की बात करें तो नालसा को फाउंड किया गया था 1995 में। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। मोटो एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल है। क्या है? एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन, उत्पल कुमार सिंह, आपने इनका नाम सुना होगा क्योंकि सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल के पद पर काम कर रहे उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का चार्ज दिया गया है, सीईओ का पद दिया गया है। आपको बता दूं, संसद टीवी के सीईओ कौन थे अभी तक? टीवी रवि कपूर थे, लेकिन अब उत्पल कुमार सिंह बन गए हैं। मतलब इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। ऑलरेडी ये बहुत सारे मतलब लोकसभा के स्पीकर का पद संभाल रहे हैं, लेकिन टीवी रवि कपूर जी अब मतलब हट गए हैं सीईओ के पद से संसद टीवी में। तो अब ये संभालेंगे जब तक कि नया कोई अपॉइंट नहीं हो जाता। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, कल्याण चौबे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चीफ बने हैं। ये फुटबॉलर थे, याद रखिएगा, और गोलकीपर थे। फुटबॉल में भी गोलकीपरिंग किया करते थे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ये बन गए हैं क्या? चीफ। याद रखेंगे। यहाँ पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो 1937 में फाउंड किया गया। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, नागेश सिंह, ये बन गए हैं भारत के लिए एम्बेसडर। कहाँ पर? थाईलैंड में। नागेश सिंह, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। सुचित्रा दुरई की जगह ये लेने वाले हैं। थाईलैंड की बात करें तो बैंकॉक इसकी कैपिटल है। थाई बहुत इनकी करेंसी है और प्राइम मिनिस्टर प्रयूत चान ओचा है।
अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चंस जो होंगे बुक ऑथर से रिलेटेड और उसके बाद डेज से रिलेटेड और आपके लिए वीडियो समाप्त। बुक ऑथर से रिलेटेड में हम वन लाइनर में पढ़ लेंगे, ज़्यादा बुकें नहीं हैं। पहली बुक की बात करें तो पहली बुक है डाइवोर्स एंड डेमोक्रेसी। एक बुक है डाइवोर्स एंड डेमोक्रेसी, आ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो इसको लिखा है सौम्या सक्सेना ने। डाइवोर्स और डेमोक्रेसी बुक है जिसको सौम्या सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया। आगे बात करें तो डॉक्टर कल्लू भाई ने भी लिखा है। डॉक्टर कालू भाई भी आप इनको कह सकते हैं। इन्होंने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार को लिखा। किसको? साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। अगला क्वेश्चन, सूबेदार मेजर यादव ने द हीरो ऑफ टाइगर हिल को लिखा। डॉक्टर आशुतोष रारावीकर ने इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को लिखा है। अगली बुक है डांसर थी पहले मल्लिका साराभाई, अब बन गई हैं ये ऑथर। इन्होंने बुक लिखी है फ्री फॉल। क्या? फ्री फॉल इन्होंने बुक लिखी है। अगला क्वेश्चन, अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। डेज में पहला क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ नीचे से करता हूँ। नेशनल न्यूट्रिशन वीक को हमने ऑब्जर्व किया 1 से लेकर 7 सितंबर तक। वर्ल्ड कोकोनट डे हमने 2 सितंबर को ऑब्जर्व किया। 5th राष्ट्रीय पोषण माह को हमने 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ऑब्जर्व किया। नेशनल टीचर्स डे हम आपको पता होगा 5 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। और आपको बता दूं कि वर्ल्ड टीचर्स डे हम 5 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। 5 सितंबर को जो नेशनल टीचर्स डे है ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो कि हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम क्या थी? तो लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर इसकी थीम थी। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी हमने 5 सितंबर को ही ऑब्जर्व किया। इस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है किनकी? तो आपको पता होना चाहिए मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा को ही 1879 में नोबेल प्राइज़ मिला। 1880 में माफ़ कीजिएगा मैंने कुछ और बोल दिया हो, मैं बोलना ही चाह रहा था कि 1979 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला मदर टेरेसा को। और साथ साथ आपको बात बता दूं कि 1980 में इनको भारत रत्न भी मिला है। आगे बात करें इंटरनेशनल लिटरेरी डे हमने 8 सितंबर को ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हमने 10 सितंबर को ऑब्जर्व किया। और हिमालयन दिवस हमने 9 सितंबर को ऑब्जर्व किया है। हिमालयन डे जो ऑब्जर्व होता है वो उत्तराखंड के द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है, याद रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आपके हिसाब से वीडियो को डेवलप कर सकें और आपके लिए बेहतर कंटेंट डिलीवर करें यहाँ पर। या आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा अगर आपको कोई भी कमी दिख रही हो। वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।